अब हम शुरुआत करते हैं हमारी डिस्कशन की, दी स्ट्रगल फॉर स्वराज। पिछले सेशन में हमने यहाँ पे बात की थी कि कैसे कांग्रेस जो है वो रीयूनाइट हो रही है एंड फाइनली मुस्लिम लीग जो है उसने भी ये तय किया कि हम कांग्रेस के साथ काम करेंगे। लेकिन एक तरीके से जो भी चीजें हुई यहाँ पे, अगर एक तरीके से देखा जाए, जैसे कि यहाँ पे हमने काफी सारी चीजें होती हुई देखी। यू विल फाइंड दिस थिंग कि कैसे लोग जो है वो विद्रोह कर रहे हैं, स्वदेशी मूवमेंट हुआ है यहाँ पे। सो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैपेंड ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड ब्रिटिशर्स जो है वो वाकई में एक नई कैंडी जरूर लेकर आएंगे इन सारी चीजों को पेसिफाई करने के लिए, इन सारी चीजों को, मेजर अपराइजिंग्स को शांत करने के लिए। तो उसी कंसेशन और रिप्रेशन की पॉलिसी को फॉलो करते हुए वो यहाँ पर लेकर आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑब्वियसली युद्ध के खत्म होते होते। नाउ दिस पर्टिकुलर एक्ट इज आल्सो पार्ट ऑफ देयर कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी ओनली, और इस पार्ट को समझने के लिए यहाँ पर आपको बहुत ही जरूरी, बहुत ही अच्छे से चीजों को समझना होगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर तरह से ड्रॉ करके समझाती हूँ। हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो ऑब्वियसली आपका सेंटर है, सेंटर में वाइसरॉय होता है, और जो वाइसरॉय है उसके पास यहाँ एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और उसके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। फिर प्रोविंस होता है। प्रोविंस जो है उसकी अगर बात करें तो प्रोविंशियल लेवल पर आपका गवर्नर होता है, और गवर्नर के पास भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और यहाँ पे आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की 70% मेंबर्स जो है वो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, ये चीज आप यहां देखेंगे। एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अगर हम बात करें तो इसमें भी दो तरह के मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड। नॉमिनेटेड ऑब्वियसली बाय द गवर्नर एंड इलेक्टेड जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर इलेक्ट करते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का ये लिस्ट सिस्टम लेकर आता है। यहाँ पे लिस्ट तैयार हुई दो, एक सेंटर के लिए और एक प्रोविंस के लिए। सेंटर की लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के ऊपर सेंटर काम करेगा, प्रोविंस की लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर प्रोविंस काम करेगा। लेकिन प्रोविंशियल लिस्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, एक है ट्रांसफर्ड और एक है रिजर्व्ड। रिजर्व्ड लिस्ट पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो मेंबर्स काम करते हैं जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, और ट्रांसफर्ड लिस्ट पर वो काम करते हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं। तो एक तरीके से देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स जनता के थ्रू इलेक्ट होकर आए हैं। इलेक्शन से यहाँ पर 70% इलेक्ट होकर आते हैं भारत की जनता से, और ये इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कुछ मेंबर्स जो है उनको इलेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली दीज आर द वन हु आर इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडियंस। तो यहाँ पे इनके हाथ में ट्रांसफर्ड लिस्ट आई जिसके ऊपर वो काम करेंगे, और नॉमिनेटेड मेंबर्स काम करेंगे रिजर्व लिस्ट के ऊपर। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, आप यहाँ पे क्या देखते हैं, यू विल सी दिस थिंग कि ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है इसमें मैंने सब्जेक्ट्स दिए हैं। आप एक बार सब्जेक्ट्स जो है उनके ऊपर फोकस कीजिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिजर्व्ड लिस्ट के सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यू कैन सी दिस थिंग, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, इरिगेशन, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू। वहीं ट्रांसफर्ड लिस्ट के सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो उसमें एडुकेशन आता है, लोकल गवर्नमेंट है, हेल्थ, एक्साइज, इंडस्ट्री, पब्लिक वर्क, रिलीजियस एंडोमेंट। काफी हद तक आप देख सकते हैं कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनके हाथ में पावर है, उनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट है, इरिगेशन है, फाइनेंस है, लैंड रेवेन्यू है। ये सारा का सारा रिजर्व लिस्ट में रखा गया है जिस पर नॉमिनेटेड मेंबर्स काम कर सकते हैं। और वहीं जब ट्रांसफर लिस्ट की बात करें तो उसके सब्जेक्ट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले हैं, यानी ट्रांसफर्ड लिस्ट के ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं लेकिन किसी तरह की पावर नहीं। ये जो सिस्टम था ये था डायरार्की सिस्टम, जो कि प्रोविंशियल लेवल पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस किया गया अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। काफी सारे कांग्रेस के लीडर्स को इस सिस्टम से ऐसा लगा कि वो ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडियंस के हाथ में काफी पावर दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये थी कि वो पावर नहीं, वो हाथ में सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे थे।
वहीं प्रोविंशियल लेवल पर अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें तो मैंने जैसा आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि 70% ऑफ मेंबर्स जो हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्टेड थे और महिलाएं जो हैं उनको भी यहाँ पर वोटिंग राइट्स मिले। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट महिलाएं हैं कांग्रेस की जिन्होंने यहाँ पे कमिटी जो थी जॉइंट कमिटी उससे प्रपोजल भेजा था, एक तरह का प्रेशर क्रिएट किया था कि महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, जैसे कि सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, तो ये सभी यहाँ पे ऐसा करती है। इसी वजह से कुछ महिलाओं को भी वोटिंग राइट्स मिलते हैं। सो लेजिस्लेचर में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन एग्जीक्यूटिव्स जो हैं उनमें काफी हद तक बदलाव आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। इसके बाद सेंटर की ओर अगर हम चलें तो सेंटर में भी कुछ ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकता। एग्जीक्यूटिव काउंसिल को अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ऑब्वियसली गवर्नर जनरल इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लिस्ट के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पे वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है जिसमें 6 मेंबर्स हैं, उन 6 में से 3 मेंबर्स जो है वो इंडियंस ही होंगे। एंड गवर्नर जनरल जो है वो कोई भी इमरजेंसी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, वो कोई भी बिल जो है उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। वहीं लेजिस्लेचर्स की बात करें तो लेजिस्लेचर मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करी थी। लेजिस्लेचर जो है उसमें आपको 2 हाउसेस देखने को मिलेंगे, एक परमानेंट हाउस और एक टेम्परेरी। तो परमानेंट हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था और परमानेंट हाउस जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था और टेम्पररी हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली वाज वेरी मच सिमिलर टू लोकसभा, अभी प्रेजेंट डे जो लोकसभा आप देखते हैं, एंड काउंसिल ऑफ स्टेट जो है वो प्रेजेंट डे राज्यसभा जैसी थी और उसमें मेंबर्स कुछ ऐसे थे। लेजिस्लेटिव असेंबली 145 मेंबर्स, जिसमें से 41 नॉमिनेटेड, 104 इलेक्टेड, ऑब्वियसली फ्रॉम ऑल ऑफ दीज सेक्शंस सोसाइटी के। वहीं काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 मेंबर्स हैं, 27 नॉमिनेटेड, 33 इलेक्टेड, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यू कैन सी ऑल ऑफ दीज पीपल अलग अलग जगहों से आते हुए। सो ये आपका इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है। अब ये एक्ट जब आया तो आप क्या देखते हैं कि एक तरीके से जो कांग्रेस के लीडर्स थे, इंडियन नेशनलिस्ट थे, उन्होंने जब इस एक्ट को ध्यान से देखा तो इस एक्ट में बहुत सारी कमियां थी। ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया कि लगता तो ये है कि ये एक्ट बहुत सारी पावर दे रहा है, लेकिन ये एक्ट पावर नहीं दे रहा था, ये इंडियंस को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा था। इस वजह से ये जो एक्ट है जब ये बिल के तौर पर प्रपोज किया गया था, उसी समय कांग्रेस ने एक स्पेशल सेशन बॉम्बे में बुलाया 1918 में, जिसको प्रिसाइड किया था हसन इमाम ने, और इस पूरे के पूरे बिल को यहाँ पे अपोज किया गया था। लेकिन कांग्रेस में ही कुछ ऐसे लीडर्स भी थे जिन्हें ये पर्टिकुलर जो बिल था वो बहुत ही पसंद आया। उन्हें लगा कि पहली बार इंडियंस के हाथ में काफी ज्यादा पावर्स जो है वो दी जा रही हैं, और इसी वजह से कांग्रेस के अंदर ही लीडर्स में थोड़ी सी खींचतान हो गई और कुछ लीडर्स ने कांग्रेस की मेंबरशिप को छोड़ दिया और उन्होंने फिर जाकर इंडियन लिबरल फेडरेशन की शुरुआत की। तो काफी ऐसे कांग्रेस के लीडर्स थे जिन्होंने मॉन्टेग शेम्सफोर्ड रिफॉर्म यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को फेवर किया और उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर इंडियन लिबरल फेडरेशन की शुरुआत की। इनमें सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और एनी बेसेंट जो है वो 2 ऐसे ही लीडर्स हैं जिन्होंने ऐसा किया। सो दिस पर्टिकुलर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वाज कंसीडर्ड एज अ कंसेशन। लेकिन कंसेशन के बाद ऑब्वियसली बारी आती है रिप्रेशन की।